यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के पहले परिभाषा समझेंगे, इसके बाद हम लोग इस पर आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप जानते हैं जो यह किरण आती है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण। और जो परावर्तित होती है इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। और जो ये लाइट जिस बिंदु पर आकर के गिरती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसका नाम होता है परावर्तन कोण। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आइए हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण पर कैसे होता है। समतल दर्पण पर कैसे होता है। पहली कंडीशन, यदि कोई समतल दर्पण है और इस दर्पण के सामने कोई वस्तु है जो यह वस्तु भी चाल से दर्पण की ओर आ रही है, तब दर्पण इस वस्तु की ओर 2v चाल से बढ़ता है। सपोज करते हैं यदि हमारे सामने कोई कैमरा है, यदि हम कैमरे की तरफ v चाल से बढ़ते हैं तो कैमरा हमारी तरफ 2v चाल से बढ़ता है। यदि हम कहते हैं कि वस्तु 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दर्पण की ओर बढ़ रही है तो दर्पण इस वस्तु की ओर 4 किमी प्रति घंटा की चाल से बढ़ेगा, अर्थात वस्तु के 2 गुने चाल से दर्पण वस्तु की ओर बढ़ेगी। दूसरा कंडीशन कहता है यदि कोई वस्तु है वो किसी समतल दर्पण के सामने रखी है तो इस वस्तु की तुलना में इस समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, तो वस्तु का आधा होना चाहिए। आधा होना चाहिए इसलिए ताकि इस वस्तु के आधा होने से इस दर्पण का आकार होने के कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में पूर्ण रूप दिखाई देता है। तीसरी कंडीशन कहती है, और तीसरे में 3 पॉइंट है।
तो तीसरा कंडीशन पहले कहता है यदि दो समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री पर रखी हो तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन, यदि दो समतल दर्पण है और इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है, इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है और इनके बीच कोई वस्तु रखी गई, तब हम इनके प्रतिबिंबों की संख्या कैसे बताते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ 360 से इन दो दर्पणों के बीच जितना एंगल होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं और जितना आता है उसमें हम एक लेस कर देते हैं, अर्थात एस घटा देते हैं और जितनी प्राप्त होता है वही प्रतिबिंबों की संख्या होती है। यह सिद्धांत प्रकार करता है कि यदि ये डिवाइड करने पर सम संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तब हम एक इसमें से घटाएंगे। आइए देख लेते हैं विषम के लिए। दूसरी कंडीशन में विषम, तीसरी भी इसी प्रकार की होती है विषम। यदि दो दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है और वस्तु दो दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है और वस्तु इसके मध्य में न रख करके कहीं एक तरफ रखी गई होती है। सपोज कर लेते हैं इस दर्पण से इसकी दूरी 10 डिग्री पर रखा गया है और यहां से इसे 30 डिग्री पर रखा गया है। ठीक, तो हम कुछ नहीं कहते हैं दोस्तों, सिर्फ 360 डिग्री में जो इन दर्पण के बीच जो कोण बनता है, जो 40 डिग्री का कोण बनता है, सिर्फ उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और इसमें जितना आता है उसमें से एक हम घटा देते हैं और जो वैल्यू आती है उतने ही कोण, उतने ही प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन आपको इस पे कैसे आता है, यदि कोई दो दर्पण 40 डिग्री के कोण पर स्थित हैं और वस्तु उनके बीच में स्थित नहीं है, तब प्रतिबिंबों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको 360 में इन दो दर्पणों के बीच जितना एंगल बनता है, जितना कोण बनता है, उसी से डिवाइड कर देना और जितना प्राप्त होता है उसमें से एक घटा देना है। जितनी वैल्यू प्राप्त होगी वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तीसरा बोलता है कि दो दर्पण के बीच यदि दो दर्पण 40 डिग्री के कोण पर स्थित है और उसके बीच में वस्तु 20 डिग्री के कोण पर स्थित है, तो अर्थात वस्तु दोनों दर्पण के बीच में स्थित है, तब हम करते क्या है कि 360 में 40 का भाग देते हैं और जितना आता है वही हमारा आंसर होता है। सिर्फ हमको समझना यह है कि यदि दो दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है और वस्तु यदि बीच में स्थित होती है, तब हमको सिर्फ 360 में 40 का डिवाइड कर देना और जितना आता है वही हमारा आंसर होता है, उतने प्रतिबिंबों की संख्या होती है। और इसमें क्या करना है कि दो दर्पण के बीच जितना डिग्री का कोण बनता है और वस्तु बीच में नहीं स्थित होती है, तब हम क्या करते हैं 360 में इन दोनों दर्पणों के बीच जितने कोण बनते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं और जितना आता है उसमें से हम एक घटा देते हैं और जितने आता है वही हमारे प्रतिबिंबों की अधिकतम संख्या होती है। तो आसानी है कि सम संख्या आए चाहे कितना भी डिग्री का कोण बने उसमें से एक घटा देंगे, जो आएगा वही हमारे प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो आज के सेक्शन में हम लोग इतना ही देखते हैं। धन्यवाद।